इंडिया की अगर हम पोशाक की बात करें तो साड़ी बहुत ही फेमस पोशाक है जो कि औरतों के द्वारा पहनी जाती है और ये बहुत ही फेमस है। साड़ी की अगर हम बात करें तो अलग अलग फैब्रिक की साड़ी बनाई जाती है जिसमें एक बहुत ही फेमस हमारा फैब्रिक है जिसे कहा जाता है सिल्क। सिल्क की साड़ी की अगर बात करें तो ये महंगी आती है और दिखने में उतनी ही सुंदर लगती है। और आज हम इसी सिल्क के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस सुंदर साड़ी को बनाने के लिए सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार से इसका जो पूरा प्रोसेस है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे सेरी कल्चर के बारे में, मतलब कि सिल्क वॉर्म का पालन कैसे किया जाता है और कैसे उससे सिल्क निकाला जाता है। सेरीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्क वॉर्म या फिर रेशम के कीड़े को पालकर उससे सिल्क प्राप्त करना यहाँ पे सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा अगर केंद्र हम देखते हैं तो मैसूर कर्नाटक में है। भारत और चाइना यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन दो देशों में बहुत ही ज़्यादा सिल्क का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है या फिर सेरीकल्चर की जो प्रोसेस है वो होती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सिल्क जो है वो किसका बना हुआ होता है तो सिल्क के फाइब्रोइन जो है वो 80% और सेरिसिन 20% ये दोनों मिलकर सिल्क बनाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सिल्क की क्वालिटी किस प्रकार होती है और इसका जो कीट या फिर वॉर्म है वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो मलबेरी सिल्क वॉर्म, ये पहला हमारा सिल्क वॉर्म या रेशम कीट होगा जो कि मलबेरी की पत्तियों को या फिर शहतूत की पत्तियों को खाता है और इससे यहाँ पे मलबेरी रेशम प्राप्त किया जाता है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की रेशम होती है जो कि मलबेरी सिल्क वॉर्म से प्राप्त की जाती है और इंडिया में अधिकतर मलबेरी सिल्क वॉर्म का ही पालन किया जाता है। सेकेंड है यहाँ पे हमारा टसर सिल्क वॉर्म। ये जो है असन और अर्जुन के पत्तों को खाते हैं और जो इनका सिल्क निकलता है उसे कहा जाता है टसर सिल्क। थर्ड यहाँ पे होगा हमारा ओक, जो कि यहाँ पे ओक के पत्तों को भोजन के रूप में खाते हैं और यहाँ पे ओक जो सिल्क है उसका प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारा एरी सिल्क वॉर्म जो कि एरी सिल्क बनाते हैं और ये कैस्टर के पौधे हैं उस पे निर्भर रहते हैं, मतलब अरंडी के पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं और वहीं से अपना जो खाना है या पत्तियां हैं उसको खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगा मूगा सिल्क वॉर्म जो कि यहाँ पे मूगा सिल्क का प्रोडक्शन करता है और ये सोम और स्वालू जो प्लांट है उस पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 5 टाइप के मेनली सिल्क वॉर्म पाए जाते हैं और उनसे सिल्क निकाला जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बॉम्बिक्स मोराई जो है वो बेस्ट होता है और इसके जो सिल्क होते हैं वो बहुत ही चमकीले ब्राइट होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रेशम कीट या फिर सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल। इसके लिए हम बॉम्बिक्स मोराई का एग्जाम्पल लेंगे जो कि शहतूत की पत्तियों को खाकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए सेरीकल्चर के लिए तो बॉम्बिक्स मोराई का जो खाना है वो है शहतूत की पत्ती या फिर मलबेरी की जो पत्तियां हैं वो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शहतूत या मलबेरी की खेती करनी पड़ेगी क्योंकि मलबेरी ट्री या शहतूत के जो पौधे हैं उनके बिना जो रेशम कीट है उसको नहीं पाला जा सकता। अब यहाँ पे हमारे पास है मलबेरी ट्री। इस ट्री या फिर पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर मॉथ जो कि हमारे सिल्कवॉर्म का फर्स्ट स्टेज होता है वो अंडे देना चालू कर देती हैं। अंडों की संख्या अगर बात करें तो 400 से 500 तक हो सकती है। अब इन अंडों को ब्रूसिंग की हेल्प से लोगों के द्वारा, जो वर्कर हैं उनके द्वारा पेपर या कार्डबोर्ड में उतार लिया जाता है ताकि इससे आगे हमें लार्वा मिल सके। अंडा फूटेगा उससे लार्वा निकलेगा और इसके लिए जरूरी है कि उस पत्ती से निकाल कर इन अंडों को सेपरेट कर दिया जाए और उन्हें अच्छे से रखा जाए। ब्रूसिंग की हेल्प से अंडों को कार्डबोर्ड पर उतार लिया जाता है। अब इन अंडों से कुछ ही दिन बाद
हमारा निकलता है लार्वा, जो कि मेन रोल अदा करता है सिल्क के बनने के लिए। सिल्क प्रोडक्शन के लिए मेन भूमिका किसकी होगी? हमारे लार्वा की। ये जो लार्वा है, अब इन्हें एक ट्रे में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर जो मलबेरी ट्री है उनकी पत्तियों को छोटा छोटा काट दिया जाता है, चॉप कर दिया जाता है और ऊपर ट्रे के ऊपर, कीड़ों के ऊपर, वर्म के ऊपर बिछा दिया जाता है। मतलब कि ट्रे लिया गया यहाँ पे और इस ट्रे में अंडे से निकले हुए लार्वा को डाला गया। अब इनमें मलबेरी की पत्तियों को डाल दिया गया। अब ये जो लार्वा है वो इन पत्तियों को लगातार खाते रहते हैं। स्टार्टिंग में ये जो लार्वा है वो इन पत्तियों को बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, बट धीरे धीरे टाइम बढ़ते ही इनका जो खाना है वो कम होता जाता है। अब यहाँ पे खाना खाते खाते, मतलब कि मलबेरी के जो पत्ते हैं उनको खाते खाते टाइम निकलता गया। कुछ दिन बाद यहाँ पे ऐसा टाइम आता है कि ये जो हमारे लार्वा थे वो इन पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और यहाँ पे अपने मुंह से सलाइवा निकालना चालू कर देते हैं। ठीक है, खाना बंद किया इन्होंने मलबेरी की जो पत्तियां हैं उनको, और अपने मुंह से सलाइवा निकालते हैं। ये सलाइवा धीरे धीरे इन लार्वा को चारों तरफ से घेर लेती है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो एक बॉल होगा, बॉल के अंदर लार्वा होगा और ये जो बॉल है वो प्रोटेक्शन लेयर की तरह कार्य करता है और इसे कहा जाता है कोकून। और यही कोकून जो है वो आगे सिल्क के रूप में अलग कर लिया जाता है। कोकून के अंदर जो हमारा लार्वा था अब वो धीरे धीरे अपना डेवलप करता जाता है और यहाँ पे प्यूपा के रूप में बड़ा हो जाता है, जो कि आगे चलकर मौत बनने वाला है। और ये उस कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर ये कोकून से बाहर निकल जाए तो हमारा जो कोकून है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, कोकून के बनते ही जब कोकून देखने में लगता है कि मैच्योर हो गया है, इससे यहाँ पे सिल्क प्राप्त किया जा सकता है, तो उसी दौरान इस कोकून को यहाँ पे गर्म पानी में उबाला जाता है, जिसे कहा जाता है स्टिपलिंग। इस दौरान जो अंदर में हमारा लार्वा था वो मर जाता है और इस बाहरी कोकून के लेयर से रेशम का जो धागा है उसे रीलिंग की प्रोसेस के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब रीलिंग की प्रोसेस के द्वारा इसे निकाल लिया गया। निकालने के बाद ही अब इसमें कपड़े बनने की जो प्रोसेस है वो बढ़ती जाती है और हमें सुंदर साड़ियाँ हो गए, अच्छे अच्छे बेडशीट हो गए, रेशम के बने हुए पर्दे हो गए, ये मिलने चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो पूरा लाइफ साइकिल है वो मलबेरी ट्री या फिर शहतूत के जो पौधे हैं उसके आसपास ही चलते हैं। पर यहाँ पे इस लाइफ साइकिल में एक बात पता चलती है कि कोकून के अंदर बने हुए जो मॉथ थे उन्हें मार दिया जाता था। बट यहाँ पे अब कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जाती हैं जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो लार्वा है वो अंदर ना मरे और हमें कोकून भी मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेरीकल्चर के बारे में जानकारी। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में, या फिर पंजाब में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में? आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूरी दीजिए।